नफरत कितनी बेशर्म हो सकती है। पाकिस्तान की सेना इसकी अब मिसाल पेश करती है। भारतीय फौजियों को बर्बरता से मारने के बाद सीमा पार पाकिस्तान के फौजियों ने जश्न मनाया था और एक दूसरे को बधाई तक दी थी। सेना ने उस रात कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं, जिससे यह खुलासा हुआ है। अब पाकिस्तान के सैकड़ों झूठ में एक नया झूठ जुड़ गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान का झूठ भी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जम्मू में मेंढर सीमा पर उस रात 2 भारतीय जवानों के साथ सिर्फ बर्बरता ही नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तानी फौजियों ने नफरत और संवेदनहीनता की सीमाएं भी लांघी थी। 2 बहादुर सिपाहियों की शहादत पर सुलग रहे देश को यह खबर और भड़का सकती है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भारतीय फौजियों के कत्ल के बाद पाकिस्तानी यूनिट के कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए हैं और उन कॉल्स से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना के अफसरों और जवानों ने भारतीय फौजियों के मारे जाने के बाद जश्न मनाया था, एक दूसरे को बधाई दी थी। तो भारतीय फौजियों की शहादत की वो रात पाकिस्तान में जलसे की झिलमिलाती रात थी। ये पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे में एक नया झूठ जुड़ गया है। बेशर्मी की इंतहा हो गई है, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी वही बोलते हैं जो दशकों से बोलते आए हैं, एक और झूठ। मुंबई हमले के बाद से ही सबूतों का रोना रोने वाले पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं कि मंगलवार की रात को उनकी फौज ने पहले क्रूरता से भारतीय फौजियों के सिर काट डाले, फिर अपने कुनबे में जलसा भी मनाया, लेकिन किस मुंह से सच बोलें? इतने बड़े सच के लिए फेफड़े में हौसले की हवा चाहिए। पिछले 2012 के अंदर 75 इस किस्म की सीजफायर वायलेशंस हुई हैं। अब हर सीजफायर वायलेशन के अंदर और उसके अंदर कम से कम 10 से 12 लोग आपके भारत में और 10 से 12 लोग पाकिस्तानी फौजी मारे गए। इस मर्तबा यह सोचा जा रहा है कि भारत ने इस मर्तबा जो ये इस वक्त पे ये चीज उठाई है, तो उसकी वजह यह है क्योंकि अफगानिस्तान में अब टेररिज्म खत्म होने को जा रहा है। पाकिस्तान अपनी टेररिज्म वॉर कंप्लीट करने जा रहा है और अब भारत ने एक नया वावेला शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को कंटिन्यूसली मेलाइन किया जाए। अब जरा अंदाजा लगाइए कि सरहद के उस पार अपने मुल्क की चौकसी करने वाले पाकिस्तानी सिपहसालार किस मिट्टी के बने हैं। उनके भीतर नफरत की ऐसी भट्टी सुलगती है जिसे भारतीय फौजियों के बर्बाद घरों के छलकते आंसू भी नहीं बुझा सकते। वहां सिर्फ अदावत है, एक ही देश का कटा हुआ एक हिस्सा, 2 मुल्क और 2 मजहब के सिद्धांत में ऐसा डूबा है कि उसे खूनी दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं दिखता। पाकिस्तानी सेना की बातचीत इंटरसेप्ट की गई और उससे जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि किस तरह घटना के बाद पाकिस्तानी सेना जश्न मना रही थी, एक दूसरे को बधाई दे रही थी और पीठ थपथपाए जा रहे थे। सवाल ये उठता है कि इस सच को पाकिस्तान आखिर कैसे नकार सकता है, हकीकत को कैसे झुठला सकता है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीधे पुंछ सेक्टर से अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बड़ा सवाल यही है कि अब झूठ भी पकड़ा गया है, कॉल इंटरसेप्ट्स है जिसमें उनकी सेना के लोग खुशी मना रहे हैं अपनी इस बर्बर हरकत पर, और उसके बाद भी अकड़ नहीं गई है। अभी भी ट्रक्स रोक रहे हैं, अभी भी फायरिंग लगातार जारी है। स्थिति को बदतर करने के लिए कोई भी कसर पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल अंजना, दरअसल अगर देखें तो ये जो खुलासा सामने हुआ है मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, ये मंडोल है, सेना का एक मुख्यालय है पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में। मंडोल में 29 बलोच का हेडक्वार्टर है, वहां पर यह जश्न मनाया गया है, जो हमें सूत्रों ने खबर दी। उसी दिन शाम को जब यह घटना घटी मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर, उसके बाद तमाम तरह के इंटरसेप्टर्स जो थे वो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। उसी में ये बात सामने आई है कि 29 बलोच रेजिमेंट का जो मुख्यालय है मंडोल पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में, वहां पर एक पार्टी हुई जहां पर सेना के अधिकारियों और जवानों ने आपस में एक दूसरे को बधाई दी, और कहीं ना कहीं जो ये बधाई देने और ये इस जश्न मनाने की बात है, ये उन 2 जवानों की शहादत की बात था जो नियंत्रण रेखा पर मारे गए। और दूसरी तरफ से जो आपने कहा कि तनाव तो अभी बिल्कुल बना हुआ है। आज लगातार तीसरे दिन भी नियंत्रण रेखा पर ये सेक्टर है, पूरा जो ये मेंढर सेक्टर है पुंछ जिले का, वहां पर 3 पोस्ट्स पे गोलीबारी हुई है। शाम को रुक रुक के गोलीबारी हो रही है, कल दिन में तो नहीं हुई थी, लेकिन शाम होते ही ये गोलीबारी शुरू हुई। लगातार वो रुक रुक के गोलीबारी वहां पर हो रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो अब इसका असर दिखने लगा है कि जो
नियंत्रण रेखा 2005 में जो शुरू की गई थी सीबीएम के तौर पर देखा गया था भारत पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर और जम्मू कश्मीर और पाक कश्मीर में जो व्यापार होता था, सबसे बड़ा जो रास्ता है पुंछ रावलाकोट का रास्ता, उस पर 25 ट्रक जो है रोक दिए गए हैं क्योंकि फाटक जो है उस सड़क का वो खोला नहीं गया। बिल्कुल, अशरफ वानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। विदेश मंत्री पाकिस्तान की हिना रब्बानी खार ये कहती हैं कि मीडिया पूरे मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, लेकिन जरा भी सबूत का वो जवाब दें, इसका भी इंतजार रहेगा। ऐसी बर्बत हरकत पर उनकी सेना जश्न मना रही थी। अब सबूत है हमारे पास, फोन कॉल इंटरसेप्ट है। सरहद पार जिस बर्बर करतूत पर पाकिस्तान की फौज और सरकार पर्दा डालती रही है, उसकी हकीकत कुछ और ही निकली है। जी हां, खुफिया रिपोर्ट से साजिश का पर्दाफाश हुआ। यह साफ हो गया कि दूध और पानी की तरह मिलकर आतंकियों और पाकिस्तान की सेना ने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान का सफेद झूठ बेनकाब हो गया और एक बार फिर हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड नंबर 1 लश्कर के सरगना हाफिज सईद का खौफनाक खेल सामने आ गया। जाबाज सैनिकों की शहादत के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता का सलूक करने वाली पाकिस्तानी आर्मी तो महज मोहरे की तरह हुक्म की तामील कर रही थी। साजिश की शतरंज पर चाल किसी और ने चली। सूत्रों की माने तो एलओसी पर इंसानियत के बॉर्डर को क्रॉस कर जिस तरह से सरहद के सिपाहियों का सिर कलम कर दिया गया, उस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंक का आका और लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। वही हाफिज सईद जिसने 2008 में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की स्क्रिप्ट तैयार की। वही हाफिज सईद जो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड नंबर 1 है। शहीदों की शान में गुस्ताखी के मामले में आतंक के सबसे बड़े आका के शामिल होने का फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की बर्बर करतूत से सिर्फ कुछ दिन पहले हाफिज सईद का एलओसी के करीब के इलाकों में आना और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात करना साजिश और शक की पुष्टि करने के लिए कम भी नहीं। It has been our information, you see, just 4-5 days back that in POK area, Hafiz Sayyid had entered and he had talked with some people. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम ने हाफिज सईद के साथ मिलकर भारतीय जवानों पर हमले की योजना बनाई। ये हमला 30 और 31 दिसंबर 2012 को ही होना था, जब हाफिज सईद POK में मौजूद था। हाजिरा, मुजफ्फराबाद, बाग और मदनपुर में जहरीला भाषण देकर नौजवानों को जिहाद के लिए उकसाया। आतंक के इस आका ने हिंदुस्तानी सैनिकों का सिर कलम करने वालों के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान किया। पुंछ इलाके में साजिश को अंजाम देने के लिए बॉर्डर एक्शन टीम की मदद आतंकी और गाइड इस्माइल लंगड़ा ने की। इस्माइल लंगड़ा पुंछ इलाके का ही है और 2002 में POK चला गया था। इस्माइल लंगड़ा ने इलाके की रेकी की थी। रेकी के बाद पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ऑपरेशन की प्लानिंग की और 29 बलूच रेजिमेंट के ट्रेन कमांडोज ने इसे अंजाम दिया। भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ प्लानिंग के बाद हाफिज सईद अपने गांव मंडोर भी गया, जो हमले वाली जगह मेंढर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, ये जो सामने हमारी पहाड़ी है ये नियंत्रण रेखा है और नियंत्रण रेखा के इस पार अगर मेंढर शहर है तो इसके उस पार जो पाकिस्तान का इलाका आता है वो मंडोरा आता है। तो कहीं ना कहीं जो अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि 1 हफ्ते पहले बिल्कुल इस पहाड़ी के उस तरफ जो मंडोरा गांव है वहां पर लश्कर प्रमुख हाफिज सईद आए थे। दरअसल लश्कर की जितनी भी संगठन की कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही होती है और मंडोरा एक ऐसा गांव है जहां पर उनका बेस है। पाकिस्तानी फौजियों की करतूत जब सामने आई तो भारतीय सेना के खुफिया विंग ने एलओसी के करीब फोन रिकॉर्ड किया। सूत्रों की माने तो फोन पर बलूच रेजिमेंट के कमांडोज को बधाइयां मिलती रहीं। खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी थी कि हाफिज सईद POK में मौजूद है और लोगों को भड़का रहा है। बातचीत भी इंटरसेप्ट की गई थी। बावजूद इसके ये सब कैसे हुआ? हर बार पाकिस्तान चाल चलता है और हम चूक जाते हैं। भारत ही हमेशा धोखा क्यों खाता है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता चाहती है। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। और देखिए, ये लगातार कहीं भी आप नेट पर चले जाइए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर
हिंदुस्तान को जख्म दिया हो। हर बार हाफिज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान सबूत देता रहा, लेकिन सेना की सरपरस्ती की वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान आतंकी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेरह साल पहले करगिल युद्ध से पहले घुसपैठ का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। और अब सीज फायर की आड़ में धोखे से वार कर भारतीय सेना के 2 सैनिकों से बर्बर सलूक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। पाकिस्तानी सेना की हर नापाक कार्रवाई में हाफिज सईद का साथ होना महज संयोग नहीं है। आगे आतंकी, पीछे पाकिस्तानी आर्मी का खेल कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान ने जब भी हिंदुस्तान के संयम का इम्तिहान लिया, हर बार बिना वर्दी वाले आतंक की आर्मी की आड़ ली। खुफिया रिपोर्ट के खुलासे के बाद इस बात को लेकर शक की लकीर को और गहरा कर दिया कि मेंढर में जो कुछ भी हुआ उस साजिश का असली सूत्रधार लश्कर का आका ही था। सुरक्षा मामलों की जानकारों की माने तो सरहद पर जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की किसी घिनौनी साजिश का छोटा मंजर है। यानी ज्यादा इंटरफेयर उसने नहीं किया इस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स में, इन सिविल पॉलिटिक्स। आपने देखा है मुशर्रफ के बाद सब कुछ ढीला हो गया तो कियानी भी निकल गया। कियानी अब रिटायर होने वाला है। अगर वो रिटायर होने वाला है तो उसने इतनी आसानी से रिटायर नहीं होना, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा और ये शुरुआत है जो कि उन्होंने की है। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी के सपोर्ट से काम कर रहे हैं और क्योंकि पाकिस्तान अपना हाथ भारत में डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी नहीं दिखानी चाहती है तो वो ये इर्रेगुलर और घोस्ट फोर्सेस को इस्तेमाल कर रही है भारत के खिलाफ। मुंबई हमले की तफ्तीश में जो सबूत मिले उससे साफ हो गया कि लश्कर के आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है पाकिस्तानी फौज। लश्कर के एक पूर्व ऑपरेटर ने एक विदेशी किताब स्टॉर्मिंग द वर्ल्ड स्टेज के लिए इंटरव्यू देते हुए कबूल किया था कि लश्कर के किसी भी आतंकी हमले की प्लानिंग में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई हमेशा साथ रही। करगिल के दौरान जब पाकिस्तानी सरकार युद्ध विराम के लिए राजी हुई तो लश्कर ने दावा किया कि आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ में मदद ली। लश्कर ने पाकिस्तानी फौज के हथियार डालने का विरोध किया। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक मजहब की आड़ में कश्मीर की आबो हवा बिगाड़ने के लिए आतंक के सौदागरों को पाकिस्तान ने इतनी छूट दे रखी है कि वो अब किसी सरकारी इजाजत के तलबकार नहीं। विशेषज्ञों की माने तो आतंकियों की बुलंद सत्ता भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के गुट, चाहे वो लश्कर हो या जैश, वो एक प्रकार से इनको पाला है पाकिस्तान के आईएसआई और फौज ने। अभी इनको इतना समर्थन मिल रहा है खास धर्म के आधारित कि वो शायद अपने आप को फौज और पाकिस्तान के हुकूमत के दायरे के बाहर भी जाने की उनके अंदर विश्वास आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान इस कदर बेकाबू मुल्क में तब्दील हो चुका है जहां हाफिज सईद जैसे आतंकियों के इशारे पर सेना काम करती है। दुनिया की नजर में आतंक का सबसे बड़ा आका पाकिस्तानी नेताओं की नजर में मोहम्मद हाफिज सईद साहब क्यों बना है? क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद का दबदबा किसी भी सियासतदान से बड़ा है जिसके आगे सरकार की भी कोई हैसियत नहीं? दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जिसे हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका ने भी अपना दुश्मन करार दिया हो। जिस आतंकी के सिर पर 55 करोड़ से ज्यादा का इनाम हो, वो खुलेआम पाकिस्तान की जमीन से अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहा है। नफरत की तकरीरें पढ़ता है, जिसकी जुबान पर दहशत है, लेकिन सियासत का खेल देखिए, वो पाकिस्तान में आज भी छुट्टा घूम रहा है। जब सेना की सरपरस्ती हो, सरकार की शय हो, तो भला चाल में ऐसी ठसक क्यों न हो। ये वीडियो लश्कर तैयबा के सरकर्द हाफिज सईद की है, जिसके मुंबई हमले के मास्टरमाइंड होने को लेकर हिंदुस्तान एक के बाद एक सबूत पेश करता रहा। पक्के सबूत जब पाकिस्तान के गले की फांस बनने लगे तो दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने
आतंक के इस आका को सलाखों के पीछे डाल दिया। कोर्ट कचहरी बैठी। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने 26/11 की साजिश रचने के इल्जाम से बरी कर दिया। दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी। जिस आतंकी पर अमेरिकी सरकार ने $10 लाख मिलियन यानी करीब 50 करोड़ रुपए का इनाम रखा हो, वो हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम नापाक इरादों को अंजाम देने की तकरीरें पढ़ता रहा। दिफाए पाकिस्तान के नाम से पूरे मुल्क में रैलियां करता रहा। हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए चिंगारी भड़काता रहा। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की मौत पर खुलेआम पाकिस्तान में एक शोक सभा करता रहा, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पाए। आतंकवाद की बिसात पर पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद वो मोहरा है जो भारत के खिलाफ वजीर की भूमिका निभाता है। इस मामले में जिसमें कि 2 भारतीय सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी, उसमें भी हाफिज सईद यदि पीछे आता है तो फिर भारत सरकार के लिए एक और बड़ी चोट होगी। ऐसे में भारत सरकार को सोचना होगा कि कैसे वो हाफिज सईद का इलाज करे ताकि पाकिस्तान बार बार उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ न कर सके। आतंक की जंगली आग को ऑक्सीजन देने वाला हाफिज सईद पाकिस्तान का महज मोहरा हो या ना हो, लेकिन उसने मजहब के नाम पर दहशतगर्दी को नया मुकाम जरूर दे दिया। 62 साल के हाफिज सईद के जहन में इस्लामिक जिहाद पहली बार 80 के दशक में तब उभरा जब वो उच्च शिक्षा के लिए अरब गया। इस्लामिक विद्वानों और शेख साहबानों से मुलाकात में ही उसे समझ में आ गया कि जिहाद की जिद से ही पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश सईद ने 1987 से ही कर दी थी, लेकिन इसमें तेजी तब आई जब उसने 1990 में अपना संगठन लश्कर तैयबा बना लिया। 2001 में जब अमेरिका ने लश्कर को आतंकी संगठन करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी, तब हाफिज सईद ने चेहरे पर नया मुखौटा ओढ़ लिया। उसने जमात-उद-दावा नामक संगठन बना दिया। दुनिया को दिखाने के लिए जमात-उद-दावा हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का दावा करने से बचने लगा। खून की होली खेलने की मंशा पर हाफिज सईद ने समाज सेवा का जामा पहनाने का नाटक करने लगा। उसने कश्मीर घाटी में आए भूकंप के दौरान राहत शिविर लगाने का दिखावा किया, लेकिन मुंबई हमले में जमात-उद-दावा की पोल खुल गई और साबित हो गया कि इस संगठन को सिर्फ लश्कर तैयबा की करतूतों को ढकने के लिए खड़ा किया गया। मुंबई हमलों के बाद भारत पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ सबूत पर सबूत देता रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तानी आर्मी में इस आतंकी के सरपरस्त मौजूद रहेंगे, तब तक लश्कर का बाल बांका करना आसान नहीं होगा। धीरेन्द्र पुंडेर, दिल्ली, आज तक। भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से झूठ बोल रहा है। हाफिज सईद के बारे में भारत सरकार सबूतों का पुलिंदा सौंप चुकी है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि सबूत नाकाफी हैं। पिछले दिनों भारत आने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने भी हाफिज सईद के बारे में सफेद झूठ बोला था। दर्द के ये मंजर नश्तर की तरह चुभते हैं। दोस्ती के नाम पर दगाबाजी के ये खंजर हमारे सीने में उतरते चले गए हैं। रह रहकर टीस उठती है, रह रहकर सवालों की बिजली कौनती है कि सरहद से लेकर मुंबई जैसे शहर को जख्म देने वाला वो शातिर दिमाग अब तक हमारे शिकंजे में क्यों नहीं आया। ये वही चेहरा है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंद के हृदय को छलनी करने की साजिशें रचता है। अब ये गुस्सा गुबार बनकर उठ रहा है, क्योंकि सरहद पर बर्बरता से मारे गए हमारे जवानों के सर कलम करने का ऐलान हाफिज सईद ने किया था। लेकिन अफसोस कि वो हाफिज सईद पाकिस्तानी हुकूमत में आजाद फिरता है। पाकिस्तान से जब भी हाफिज सईद के बारे में सवाल दागा गया, पाकिस्तान सफेद झूठ बोल गया। पिछले दिनों हमारे न्योते पर यहाँ आने वाले पाक के गृह मंत्री के सामने हाफिज सईद का मसला उठा। रहमान मलिक ने कहा कि भारत ने सबूत ही नहीं दिए, जो दी वो सिर्फ सूचना थी। इसके बावजूद कि हमारे पास एविडेंस नहीं दी, इंडिया ने हमें इंफॉर्मेशन दी। और आप लोग जानते हैं कि इंफॉर्मेशन में और एविडेंस में फर्क होता है। आज और कल मैंने एयरपोर्ट से भी अर्ज किया था कि अगर मुझे अभी एविडेंस आप दें, इफ इट्स सब्सटेंटिव,
documentarily or any material evidence. Before I leave Pakistan, I'll order his arrest. झूठ की ऐसी दलील उन्होंने पेश कर दी कि लोग हक्के पक्के रह गए। रहमान मलिक ने कहा, हाफिज सईद के खिलाफ गलत केस बनाने के चक्कर में अदालत ने पाक सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। हाफिज सईद पाक में बेलगाम घूमता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए भटके हुए युवाओं को लामबंद करता है और पाकिस्तानी सरकार कहती है कि हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने सबूत ही नहीं दिए। इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला। जवानों की बर्बर हत्या को झूठ करार देने का दुस्साहस दिखाने वाला पाकिस्तान बातचीत के बुलबुले दागता है। There were contradictory statements coming in. You know, their northern army commander was saying there was no decapitation, there was no beheading. Somebody, very responsible sources were saying there was, and then there was, unfortunately, very strong statements. But I think what you saw yesterday was that there was, I believe, a sense of trying to de-escalate on their side also from those statements. And I think that is the right way to go. I'm proud to be representing a government which has a deep, abiding commitment to improving its relations with all of its neighbors, particularly with India, because we've had a difficult past with them. And I'm proud of the fact that we have acted responsibly every time we have been faced with a challenging situation. ये झूठ हर आतंकी हमले और सीमा पर घुसपैठ के हर घटना के बाद पाकिस्तान में गूंजता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक बातचीत के बहाने एक बेईमान मुल्क पर भरोसा किया जाए और कब तक इस तरह सरहद पर हमारे सिपाहियों की बर्बर हत्या की जुबानी तल्खी जाहिर की जाए। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ आज तक ब्यूरो।